हेलो बच्चों, मैं वाजिदा तबस्सुम करंटली बीएमएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा क्या है? होस्ट की यानी परपोषी के रोग कारक जीवों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे हम प्रतिरक्षा इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे कि आपके शरीर की रोग कारक जीवों से जो लड़ने की क्षमता है वो आपकी इम्यूनिटी है, प्रतिरक्षा है, जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र से आपको मिला है। ठीक, प्रतिरक्षा दो तरह का होता है। पहला सहज प्रतिरक्षा, जिसको इंग्लिश में हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। दूसरा उपार्जित प्रतिरक्षा, जिसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। सहज प्रतिरक्षा जन्म से ही मौजूद होता है, जो कि अविशिष्ट होता है। ठीक, यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कार्य को प्रवेश करते समय विभिन्न प्रकार के रोध खड़ा करने से हासिल होता है। ठीक है, सहज प्रतिरक्षा में कुल 4 तरह के रोध होते हैं। रोध यानी कि बैरियर। पहला है फिजिकल बैरियर यानी शारीरिक रोध, जिसमें कि त्वचा और म्यूकोसा आते हैं। त्वचा, ये स्किन जो हमारी है ना, वो उसका आउटर लेयर जो होता है वो डेड होता है। ठीक, तो ये जो है रोग जनकों की वृद्धि को रोकता है, नहीं होने देता है। और इसका जो पीएच होता है वो 3 से 5 के बीच में होता है, जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को नष्ट कर देता है। ठीक, अब आते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा में क्या है कि हमारा श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और ये जनन मूत्र पथ यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में जो होता है म्यूकस का कोटिंग होता है। तो यहाँ जो रोग कारक आते हैं तो वो जो है म्यूकस मेम्ब्रेन चिपचिपा होता है, वहाँ वो चिपक जाते हैं और सिलिया के मूवमेंट के द्वारा शरीर से बाहर धकेल दिए जाते हैं। इस तरीके से ये हुआ। अब दूसरा आता है हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर में हो गया कि अमाशय में एसिड, जिसका पीएच सबको पता है 1 से 3 के बीच होता है। अब उस पीएच में 1 से 3 के पीएच में जो है ऐसे बैक्टीरिया आएंगे जो उस पीएच में जीवित नहीं रह सकते हैं, तो वो मर जाएंगे। तो एक तरीके से ये रोध हुआ। और आ गया कि आंखों में आंसू, मुंह में लार, इन सब में लाइसोजाइम होता है जो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है। ठीक, इसके बाद आता है कोशिकीय रोग यानी साइटोलॉजिकल बैरियर, जिसमें कि 2 तरह से होता है। एक है फेगोसाइटिक। ठीक, फेगोसाइटिक सेल्स जो होती हैं, तो वो जब संक्रमण होता है शरीर में तो डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ डब्ल्यूबीसी जो है भक्षण करती है, इसलिए उनको भक्षकाणु यानी फेगोसाइटिक सेल्स कहते हैं। ठीक, इनमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है फेगोसाइटिक है, मैक्रोफेज है, न्यूट्रोफिल्स है। ठीक, दूसरा है नॉन फेगोसाइटिक सेल्स। इसमें आपको आती है एनके सेल्स, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल किलर सेल्स। ये भक्षण तो नहीं करता है, ये जो संक्रमित कोशिका है उनमें परफोरिन आवृत छिद्र बनाता है। उस छिद्र से जो है जल प्रवेश करता है और वो जो कोशिकाएं फूल करके फट जाती है, नष्ट हो जाती है। इसके बाद चौथा आता है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर में होता है कि जो विषाणु यानी वायरस से जो संक्रमित कोशिकाएं हैं वो इंटरफेरॉन नामक एक प्रोटीन सीक्रेट करती हैं, जो कि असंक्रमित कोशिकाएं हैं उनको और आगे संक्रमित होने से रोकता है, बचाता है। अभी कैसे होता है कि जो इंटरफेरॉन है वो असंक्रमित कोशिकाओं में टिप बनाने को प्रेरित करता है, जिसे टिप बोलते हैं ट्रांसलेटेड इनहिबिटिंग प्रोटीन। ठीक है, तो ये बनता है और ये जब वायरस का संक्रमण होता है तो उसके ट्रांसलेशन को रोक देता है। इस तरीके से उनमें संक्रमण नहीं होता है। अब आते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी जो इम्यूनिटी हमने अपनी लाइफ में एक्वायर्ड किया। ठीक, इसके 4 गुण होते हैं। क्या क्या? पहला है विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी, यानी कि यह स्पेसिफिक रोग के लिए स्पेसिफिक होता है। ठीक, दूसरा है विविधता, डाइवर्सिटी, यह अनेक प्रकार के रोग कारक को पहचान सकता है। तीसरा है विभेद करना, यानी कि यह अपने और पराये में विभेद करता है। ठीक, चौथा है स्मृति, मेमोरी, यानी कि ये जो हमारे शरीर में जो पैथोजन आते हैं उनकी मेमोरी बना कर लेकर रखता है। जब कोई रोग कारक हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर एक रिस्पॉन्स करता है, जिसको हम प्राइमरी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स कहते हैं, जो कि एक निम्न तीव्रता का रिस्पॉन्स होता है। लेकिन उसकी मेमोरी जो है हमारे इम्यून सिस्टम में स्टोर हो जाती है। और जब उसी तरह का रोग कारक दोबारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर जो है एक उच्च तीव्रता का रिस्पॉन्स करता है, जिसको हम सेकेंडरी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स कहते हैं, यानी कि या एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं। प्राथमिक तथा द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं जो हमारे शरीर के ब्लड में मौजूद 2 विशेष प्रकार के लिम्फोसाइट्स के द्वारा होती है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है जब भी पैथोजेंस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, और टी लिम्फोसाइट जो है वो खुद एंटीबॉडी तो नहीं प्रोड्यूस करती, लेकिन बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प करती है।
ठीक। और इसके आधार पे जो है हमारा इम्यून सिस्टम दो तरीके का होता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी जिसको AMI भी बोलते हैं, और इसका माध्यम होता है बी सेल्स, और एक होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जिसका माध्यम होता है टी सेल्स। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा एंटीबॉडी के बारे में जान लेते हैं कि एंटीबॉडी को क्या है और मतलब क्या क्या है, उसकी चीज़ों को थोड़ा देखते हैं। बच्चों ये जो है एंटीबॉडी का ये स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर भी याद रखना है। और एंटीबॉडी को H2L2 से भी डिनोट करते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा भी है, H2 और L2। H2 क्या है, हेवी चेन को डिनोट करता है, हेवी चेन ये आपका है, ये हैवी चेन है और ये से 2 हैं इसलिए H2, और ये L लाइट चेन को डिनोट कर रहा है इसलिए L2, ठीक। और ये जो है ना यहाँ पे ये एरो दिया हुआ है प्रतिजन बंधक स्थल यानी एंटीजन बाइंडिंग साइट, जो भी एंटीजन आएगा तो एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन होता है वो यहाँ एंटीजन यहाँ बाइंड होगा, ठीक है। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है कि लेवल मैच करना, या नीट में भी ऐसे आता है, तो ध्यान रखना है स्ट्रक्चर को भी, ठीक है। और ये आपका ये एन एंड है और ये सी एंड है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक। अब जो है एंटीबॉडी के कुछ कितने कितने होते हैं मैं आपको थोड़ा यहीं लिख के समझा देती हूँ। IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। इसको ये जो है हमने परसेंटेज के आधार पे बताया कि हमारे बॉडी में कितना क्या है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने बता दिया है, आप ऐसे गम दे इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, गम दे, ठीक है। IgG हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा होता है और ये स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी भी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, ठीक है। ये इसके हिसाब से हो गया। अब पढ़ते हैं हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जब हमारे शरीर के ऑर्गन जैसे कि लीवर और किडनी संतोषजनक रूप से काम करना बंद कर देते हैं, तब हमें ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ती है कि कोई और किसी दाता से ऑर्गन ले करके हम किसी में उसमें रोगी में उसको ग्राफ्ट करें, ठीक है। तो अब उसमें उसके लिए क्या होता है कि ब्लड मिलाना आवश्यक होता है कि ब्लड ग्रुप तो मैच कर रहा है ना, टिश्यू मिलाना आवश्यक होता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है अपने और पराये में विभेद करना हमारा इम्यून सिस्टम जानता है, ठीक है, नहीं तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। और ये रिजेक्ट करने के जो रिस्पॉन्सिबल होता है ना रिजेक्ट करने के लिए, वो यही होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ही होता है, ठीक। और इसलिए जो है रोगी को जब हम ये सब चीज़ मिलाने के बावजूद भी जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, उसके बावजूद भी हम इम्यूनो सप्रेसेंट उसको बहुत टाइम तक देते रहते हैं ताकि थोड़ा प्रतिरक्षा तंत्र मतलब कमज़ोर है, ज़्यादा उसके प्रति रिएक्ट ना करे। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को थोड़ा और डिटेल में हम देखते हैं। तो यहाँ हमने देखिए इम्यूनिटी को इस मतलब ये बना दिया आपका ये चार्ट कि इम्यूनिटी दो तरह का है, इनेट, एक्वायर्ड। इनेट के बारे में तो हमने डिटेल पढ़ ही लिया, अभी हमें एक्वायर्ड के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है दो तरीके का है, एक्टिव और पैसिव, ठीक है। अब एक्टिव में हम पढ़ते हैं। एक्टिव में क्या है कि नेचुरल इन्फेक्शन, नेचुरल में मतलब नेचुरली एक्टिव है, यानी कि इन्फेक्शन में अगर हमें इन्फेक्शन हुआ तो हमें रोग होगा, हमारी बॉडी में उसके लिए एंटीबॉडी बनेगी, ठीक है ना। तो ये नेचुरल हुआ और हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनी है इसलिए ये एक्टिव हुआ, ठीक। अब हम आते हैं आर्टिफिशियली, जो कि वैक्सीनेशन के थ्रू इंड्यूस किया जाता है। उसमें क्या होता है कि इनएक्टिवेटेड या वीकेंड दुर्बल मतलब पैथोजन को हम बॉडी में प्रवेश कराते हैं वैक्सीन के थ्रू। तो हमारे शरीर को क्या लगता है कि कोई पैथोजन आया है और वो एंटीबॉडी बनाना शुरू करती है। और आप तो जानते हैं कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है वो तीव्र नहीं होता है, वो धीरे धीरे रिस्पॉन्स आता है। तो एंटीबॉडी तो हमारी बॉडी में बन जाती है। और जब उसी तरह का रोग कारक दोबारा यानी जो पैथोजन जब हमारे शरीर में आता है प्रवेश करता है तो हमारी बॉडी में क्या है, मेमोरी भी रहती है उसकी और एंटीबॉडी तो है ही। तो वो बहुत सारे एंटीबॉडी बना करके उस पैथोजन पे अटैक कर देते हैं, ठीक। अब हम आते हैं पैसिव इम्यूनिटी में क्या है कि बनी बनाई एंटीबॉडी बाहर से जब देते हैं तो उसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, यानी ये जो हमारे बॉडी में नहीं बन रहा। जैसे देखिए नेचुरल में IgG, IgA क्या है कि ये मदर से जो प्लेसेंटा में जो है मदर से प्लेसेंटा को क्रॉस करके वो जा करके भ्रूण को प्रतिरक्षा देती है, ठीक है। तो ये क्या भ्रूण के बॉडी में तो नहीं बना, ये तो माता से क्या है, तो ये क्या हुआ, पैसिव हुआ। और IgA क्या है, इसमें देखिए कि लैक्टेशन के जो प्रारंभिक के दिनों में जो होता है, जो मिल्क होता है उसको क्या हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, येलो कलर का होता है, उसमें IgA बहुत ज़्यादा होता है और ये शिशु को प्रतिरक्षा देता है,
ठीक है। अब हम आते हैं आर्टिफिशियल में। आर्टिफिशियल में क्या है कि अगर व्यक्ति किन्हीं ऐसे घातक रोगाणुओं से संक्रमित होता है जिसके लिए कि फौरन एंटीबॉडी देनी पड़ती है, तो उसमें क्या मतलब हम दे रहे हैं बाहर से तो वो आर्टिफिशियल हो गया, और बाहर से दे रहे हैं तो पैसिव है, ठीक है। तो उसमें जैसे कि क्या हुआ कि टेटनस, तो उसमें बाहर से एंटीबॉडी फ़ौरन देनी पड़ती है, एंटी टेटनस या ये एंटी सीरम वगैरह इसमें आते हैं। ये सांप काटने पर एंटीवेनम देना होता है, तो वो सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। ये एक लाइन आपके एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया हुआ है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से भी जो है बैक्टीरिया में और ईस्ट में बहुत सारे वैक्सीन्स बड़े पैमाने पर बनने लगा है। तो उसमें एग्जांपल दिया हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन बनता है वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनता है। तो ये आपको याद रखना है, आपके ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो अब हम पढ़ेंगे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम के बारे में। मानव प्रतिरक्षा तंत्र में लिम्फोइड ऑर्गन्स, टिश्यू, लिम्फेटिक सेल्स और एंटीबॉडी आते हैं। लिम्फोइड ऑर्गन वे हैं जहां लिम्फोसाइट्स की उत्पत्ति, मैच्योरेशन और प्रोलिफरेशन होता है, ठीक है। तो ये बोन मैरो और थाइमस जो है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, जहाँ की इमैच्योर लिम्फोसाइट्स जो है एंटीजन से संवेदनशील लिम्फोसाइट्स में मैच्योर होती है, परिवर्तित होती है, और उसके बाद जो है परिपक्वन के बाद, मैच्योरेशन के बाद जो है ये लिम्फोसाइट्स सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में चले जाते हैं, जैसे कि स्प्लीन, पियर्स पैचेस, अपेंडिक्स, लिम्फ नोड्स। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन ऐसे स्थान है जहाँ लिम्फोसाइट्स की एंटीजन्स के साथ पारस्परिक क्रिया होती है, और उस क्रिया के साथ वो लिम्फोसाइट जो इफेक्टर सेल्स बन जाती है प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर के। बोन मैरो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है जहाँ लिम्फोसाइट समेत सभी रुधिर कोशिकाएं, ब्लड सेल्स उत्पन्न होती हैं। थाइमस एक लोब ऑर्गन है जो हृदय के पास स्टर्नम के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक। जन्म के समय ये काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन जैसे बढ़ती उम्र के साथ ये घटता जाता है, छोटा होता जाता है, और एक 14-15 साल के इसमें काफ़ी कम हो जाता है। स्प्लीन जो है सेम के आकार का एक बड़ा ऑर्गन है जिसमें मेनली जो है लिम्फोसाइट्स और फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं। ये ब्लड फिल्टर का भी काम करता है, और इसमें आरबीसी का बहुत बड़ा स्टोर होता है। पथो, श्वसन, पाचन और जनन मूत्र पत्र के भीतर जो ये म्यूकस का लाइनिंग होता है वो म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कहलाते हैं, टिश्यू, और वो शरीर के लिम्फोइड टिश्यू का 50% होते हैं। ये याद रखना है आपसे ऑब्जेक्टिव में। हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है कि अपने और पराये में विभेद करना जानता है। हमने पहले ही बताया था कि एक इसकी क्वालिटी है। तो इस तरीके से ये एलर्जी, स्व प्रतिरक्षा रोगों और अंग प्रतिरूपण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक। तो इसके बाद हम एलर्जी और स्व प्रतिरक्षा रोगों को देखते हैं। पर्यावरण में मौजूद कुछ एंटीजेंस के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया एक्सएग्रेटेड रिस्पॉन्स जो है एलर्जी कहलाती है, और जिनके प्रति ऐसी प्रतिक्रिया होती है उनके हम एलर्जेंस करते हैं, जिनके एग्जाम्पल है धूल में चिचड़ी, पराग, प्राणी लघुसन, डेंडर इटिसी। एलर्जी का सिम्टम्स है, लक्षण है पनीली आंखें, बहती नाक, छींकना, सांस लेने में कठिनाई इत्यादि। एलर्जी जो है मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सेरोटोनिन रसायनों के स्रावन के कारण होती है। एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन और स्टेरॉइड जैसे औषधियों के प्रयोग से एलर्जी के लक्षण जल्द ही घट जाते हैं। हमारी जो लाइफ स्टाइल है, अभी जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है ना, इसके फलस्वरूप जो है हमें जो एलर्जी के प्रति संवेदनशीलता बहुत बढ़ गई है। अब हम पढ़ते हैं स्व प्रतिरक्षा रोग, ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में। बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो पराये और अपनों में भेद करना तो जानता है, लेकिन भेद करने का आधार क्या है ये अभी तक पता नहीं है कि किस बेस पे वो भेद करता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आनुवांशिक या अज्ञात कारणों से जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है हमारी कोशिकाओं, हमारे शरीर के कोशिकाओं पर हमला कर देता है, ठीक, जिससे हमारे शरीर को बहुत क्षति पहुंचती है, और यही ऑटो इम्यून डिजीज़ कहलाता है। इसका एग्जांपल आपके बुक में दे रखा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब आगे का जो पार्ट है एड्स, कैंसर और ड्रग्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।